हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज की जो क्लास है वो मगध साम्राज्य के शुंग वंश पे होने वाली है। यानी आज की क्लास में आप लोग देखेंगे कि शुंग वंश के बारे में कि उनका साम्राज्य कैसा था और उनके कितने भी शासक थे, वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये क्लास जो है वो 8वां क्लास है। इससे पहले 7 क्लास मैंने करा दिया है। अगर आप लोगों ने वो क्लास अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पर चले जाइएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ से आप सभी क्लास को देख लीजिएगा। सीक्वेंस से देखिएगा तो आप सभी को अच्छा सा समझ में आएगा। और हो सके तो मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है तो शुंग वंश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। पहला लाइन ये हमारा हो गया। सेकेंड लाइन क्या था? यानी पहले वाला पर आप कंफर्म हो जाइए कि संस्थापक पूछा जाता है एग्जाम में और अंतिम शासक तो पूछा ही जाता है, तो इन दोनों को आप लोग नहीं भूलेंगे। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण, कट्टर ब्राह्मण थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग क्या थे? तो एक कट्टर ब्राह्मण थे। यानी यहाँ से उनकी जाति का भी पता चलता है कि वो ब्राह्मण जाति से थे। तीसरा पॉइंट हमारा है कि पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ठीक है, पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। किसने करवाए? तो पुष्यमित्र शुंग ने कराए थे। ठीक है, अब देखेंगे इनके पुरोहित कौन थे। तो पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे वो पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे उनका नाम पतंजलि था। और पतंजलि ने ही क्या किया था? तो पतंजलि के नेतृत्व में ही 2 अश्वमेध यज्ञ हुआ था। यानी 2 अश्वमेध यज्ञ जो हुआ था उसमें पतंजलि ही यज्ञ करवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन यहाँ से देखेंगे कि पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य है। पतंजलि की पुस्तक क्या है? तो पतंजलि की पुस्तक जो है वह महाभाष्य है। और नेक्स्ट लाइन यहाँ से है हमारा कि पुष्यमित्र शुंग के पुस्तक जातक ग्रंथ है। पुष्यमित्र शुंग के पुस्तक कौन है? तो पुस्तक जो है पुष्यमित्र शुंग के वो जातक ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद जस्ट नीचे देखेंगे पहले आक्रमण का नेतृत्व। सबसे पहले देखेंगे कि उनके समय 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। किसके समय? तो पुष्यमित्र शुंग के समय 2 विदेशी आक्रमण हुए थे, जो कि नीचे दिया गया है। तो पुष्यमित्र शुंग के समय 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। कितने? तो 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। पहला आक्रमण था, ये हमारा पहला आक्रमण हो गया, ये हमारा दूसरा आक्रमण हो गया। पहले आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो डेमेत्रियास कर रहा था, डेमेत्रियास। और दूसरे आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मियांडर कर रहा था। इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से 1 और 2, ये 2 ही थे, 2 युद्ध हुए थे तो 2 नेतृत्व किए थे। ठीक है, पहले युद्ध का नेतृत्व डेमेट्रियास किए थे और दूसरे युद्ध का नेतृत्व जो मियांडर किए थे। ठीक है, इसी के साथ देखेंगे नीचे कि मियांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा नागसेन ने दिया था। मियांडर यानी जो दूसरे आक्रमण का नेतृत्व कर रहे थे उनको बौद्ध धर्म का शिक्षा किसने दिया था? तो नागसेन ने दिया था। तो बौद्ध धर्म का शिक्षा किसने दिया था? तो नागसेन ने दिया था। किनको दिया था? तो मियांडर को दिया था। ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, नीचे फिर देखेंगे जिस कारण मियांडर बौद्ध धर्म को अपना लिया। यानी नागसेन ने जब बौद्ध धर्म की शिक्षा मियांडर को दिया था तो मियांडर क्या किया? तो मियांडर उसके कारण बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, अब इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इस बात की जानकारी हमारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी नागसेन की पुस्तक, ठीक है, नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हों से मिलती है। मिलिंद पन्हों से, यानी नागसेन की पुस्तक का नाम क्या है? तो यहाँ पे पूछेगा तो नागसेन की पुस्तक का नाम जो है वो मिलिंद पन्हों था। मिलिंद पन्हों, इन्हें भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नागसेन की पुस्तक क्या है? तो नागसेन की पुस्तक जो है मिलिंद पन्हों है। और मिलिंद पन्हों में ही मियांडर को जो बौद्ध धर्म की शिक्षा मिला था वही लिखा गया है। और शिक्षा कौन दिया था? तो नागसेन ने दिया था, इसलिए नागसेन की पुस्तक में ये मतलब बात की चर्चा हुआ है। भागवत के दरबार में 2 विदेशी राजदूत, भागवत के दरबार में विदेशी राजदूत कौन आया था? तो विदेशी राजदूत हेलियोडोटस आया था। हेलियोडोटस जो तो क्या था? तो विदेशी राजदूत था। और किसके दरबार में आए थे? तो भागवत के दरबार में आए थे। ठीक है, इसी के साथ नीचे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हेलियोडोटस जो है, हेलियोडोटस ने भागवत धर्म को अपना लिया। एक सेकेंड, यहाँ पे तो जो है हमारा छूट गया है तो आप लोग इसे देख लेंगे। ठीक है, तो हेलियोडोटस
ने भागवत धर्म को अपना लिया। किसने? तो हेलियोडोटस ने भागवत धर्म को अपना लिया था। भागवत धर्म को कौन अपनाया? तो हेलियोडोटस। और मियांडर ने किस धर्म को अपनाया था? तो वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसे आप लोग अच्छे से मतलब कन्फ्यूजन नहीं रखना, याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि जब हेलियोडोटस जो है वो भागवत धर्म को अपनाया था, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो इसकी जानकारी जो है गरुड़ ध्वज होगा। एक सेकेंड, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो गरुड़ ध्वज है, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, गरुड़ ध्वज है। यहाँ से मैं रिमूव कर दिया हूँ। गरुड़ ध्वज अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो इसकी जो हेलियोडोटस ने जो भागवत धर्म को अपनाया था, इसकी जानकारी गरुड़ ध्वज अभिलेख से मिलती है। पुष्यमित्र अयोध्या में यज्ञ करवाया। पुष्यमित्र शुंग जो है वो अयोध्या में भी क्या कर रहा था? तो अयोध्या में भी अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। उसके बाद जो है पुष्यमित्र का जो काल है वो खत्म हो जाता है और यहाँ से अग्निमित्र का काल जो है शुरू हुआ था। अग्निमित्र कौन थे? अग्निमित्र कौन थे? तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अग्निमित्र जो है वो पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र था। यानी जो पहले शासक थे हमारे पुष्यमित्र शुंग, इन्हीं का बेटा कौन है? तो अग्निमित्र है, ठीक है। अग्निमित्र की प्रेमिका का नाम क्या था? तो मालविका था। अग्निमित्र की प्रेमिका का नाम क्या था? तो अग्निमित्र की प्रेमिका का नाम मालविका था, ठीक है। इनकी प्रेम संगिनी की चर्चा मालविका अग्निमित्र पुस्तक में है। यानी अग्निमित्र और मालविका के बीच में जो प्रेम संबंध था, इसकी चर्चा कहाँ से मिलती है हमें? तो मालविका अग्निमित्र नामक पुस्तक से इसकी जानकारी हमें मिलती है। अब देखेंगे कि यह पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि मालविका अग्निमित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो कालिदास है। मालविका अग्निमित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारे कालिदास हो जाते हैं। इसी के साथ नीचे देखेंगे कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखा है। पाणिनि ने क्या पुस्तक लिखा है? तो पाणिनि ने जो पुस्तक लिखा है उसका नाम क्या है? तो अष्टाध्यायी है। इसे आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा और साथ ही मालविका अग्निमित्र पुस्तक के बारे में भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ देखेंगे अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है। यानी पाणिनि ने जो पुस्तक लिखा है अष्टाध्यायी, ये क्या है? तो अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। उसी के साथ नीचे देखेंगे कि मगध शुंग वंश के समय बहुत कमज़ोर हो गया था। मगध जो राज्य था, मगध साम्राज्य, वह शुंग वंश के समय क्या हो गया था? तो बहुत ही कमज़ोर हो गया था। तो इसे आप लोग एग्जाम में बहुत बारीकी से पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य किस वंश के समय बहुत कमज़ोर हो गया था। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा शुंग वंश हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मनु ने मनुस्मृति लिखी, ठीक है। मनु ने मनुस्मृति लिखा। इस वक्त कलिंग में, ठीक है, इस वक्त कलिंग में चेदी वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? तो चेदी वंश का शासक था। यानी पुष्यमित्र शुंग के समय कलिंग राज्य में, कलिंग में चेदी वंश का क्या था? वो शासन था। और इसी के साथ हम नीचे देखेंगे नोट पॉइंट। यहाँ पे हमारा हो जाता है कि चेदी वंश का शासक कौन था? तो खारवेल था। चेदी वंश का शासक कौन था? तो खारवेल था, जिनका हाथी गुफा अभिलेख है। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? तो खारवेल का है, राजा खारवेल का। और एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि इसी में कलिंग युद्ध की चर्चा है। यानी हाथी गुफा अभिलेख में क्या है? तो कलिंग युद्ध की चर्चा कहाँ है? तो कलिंग युद्ध की चर्चा जो है हाथी गुफा अभिलेख में है। तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, कलिंग युद्ध लिख देता हूँ। आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए, कलिंग युद्ध। यानी कलिंग युद्ध की चर्चा कहाँ है? तो हाथी गुफा अभिलेख से ही इसकी जानकारी मिलती है। खारवेल जैन धर्म को मानता था। राजा जो खारवेल थे, जो कलिंग के राजा खारवेल जो थे वो जैन धर्म को मानता था, ठीक है। भागवत धर्म में विष्णु भगवान की पूजा होती है। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भागवत धर्म में किस भगवान की पूजा होती है, तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो विष्णु भगवान हो जाएगा। यानी भागवत धर्म में हमारे विष्णु भगवान की पूजा होती है, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश का जो अंतिम शासक था, ये मैं रेड डॉट से शो करता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आए। तो इस वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति थे, ठीक है। तो पहले जो थे हमारे संस्थापक वो पुष्यमित्र शुंग थे और आखिरी जो हमारे शासक है वो कौन है? तो देवभूति है। इन दोनों को मैं नीचे में लिख दूंगा, वैसे आप लोग अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। आप देखते हैं नीचे में क्या हमारा कह रहा है कि देवभूति की हत्या किसने कर दिया? तो देवभूति की हत्या है वो वासुदेव ने कर दिया। यानी देवभूति की हत्या किसने किया? तो वासुदेव ने किया। अब यहाँ से करते हैं क्या, हम एक पेज चेंज करते हैं और वहाँ पे आपको
कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं। जैसे पहला हमारा क्या हो जाता है, एक सेकेंड यहाँ से मैं डॉट को थोड़ा छोटा कर लूँ, ठीक है। तो पहला हमारा हो जाता है कि संस्थापक कौन थे। तो इसका संस्थापक जो हमारा हो जाएगा, वो संस्थापक हमारा हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। कौन हो जाएगा संस्थापक, तो पुष्यमित्र शुंग। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग हो गया। अब पुष्यमित्र शुंग, अब एक चीज़ अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे किस वंश की चर्चा में है, ये तो शुंग वंश की चर्चा में है। तो इसीलिए यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग वाला नाम आप लोगों को याद रखना है कि शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग में संस्थापक थे, ठीक है। और आखिरी जो कौन थे, तो अंतिम शासक हमारे कौन थे, तो अंतिम शासक हमारा हो जाएंगे, अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन हो जाएंगे हमारे, तो अंतिम शासक हमारे देवभूति हो जाएंगे, ठीक है। अंतिम शासक हमारे देवभूति हो जाएंगे यहाँ से। तो इस चीज़ को अगर भी आप क्या कीजिएगा, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि देवभूति की हत्या किसने किया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देवभूति की हत्या किसने किया, तो देवभूति की हत्या किसने किया, तो देवभूति की हत्या वासुदेव ने किया, ठीक है, वासुदेव ने किया। तो इन तीनों पॉइंट को आप लोगों को क्या करना है, तो याद रखना है। संस्थापक हमारा कौन रहता है, तो संस्थापक हमारा जो पुष्यमित्र शुंग हो जाता है, ठीक है। और अंतिम शासक हमारा कौन होता है, अंतिम शासक हमारा देवभूति हो जाता है। और साथ ही में कि देवभूति की हत्या किसने की, तो देवभूति की हत्या वासुदेव ने की। तो दोस्तों आज का हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को नोट्स भी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। और अगर आप लोग चाहें तो वीडियो रोक रोक कर भी आप स्क्रीनशॉट लेकर या ऐसे ही नोट कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आप ऐसे ही खुद से अपने हाथ से ही नोट्स बनाएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।